यस, मैं वही बोल रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस solve any four. Any four will be asked and you have to solve all those four. मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो it will be like correct, select the correct option and rewrite the sentence. 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है। गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म, ठीक है, ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस, फाइंड ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक जैसे, answer in one sentence only. Okay, answer in one sentence only. Do you agree or disagree with the following statement? Calculate the following, give specimen of bills of exchange and complete the table. ठीक है, ये सब टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर के नीचे दिए, बराबर ना, टेक्स्ट बुक में, मतलब वो सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन गए। सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व एनी वन from the following. Solve any one from the following. That is, ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2 है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड। इन क्वेश्चन 2 में चारों चैप्टर दिए, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सॉल्व करना है एक। क्वेश्चन 3 में भी वही लिखा है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन 2 विल बी आस्क्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन 2 में एडमिशन को ऑप्शन रिटायरमेंट है, दैट इज टोटली रॉन्ग। एडमिशन को ऑप्शन डिसोल्यूशन भी आ सकता है, एडमिशन को ऑप्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 3 ड्राफ्ट किया जाएगा। रिमेनिंग जो रहेगा कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होगा एडमिशन रिटायरमेंट क्वेश्चन 2 का, दूसरा होगा एडमिशन डिसोल्यूशन, तीसरा होगा एडमिशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन 4th, retirement bills of exchange 5, and dissolution and bills of exchange 6 combination बन सकते हैं क्वेश्चन 2 के। Are you getting my point? There can be total 6 combinations and remaining उधर 2 जो चैप्टर्स आ गए 3 में, वो 2 चैप्टर्स नहीं आएंगे, बाकी आएंगे। तो जो बच्चे बोल रहे हैं एडमिशन का ऑप्शन रिटायरमेंट है, so they are taking risk. Maybe लास्ट 2 एग्जाम में एडमिशन का ऑप्शन रिटायरमेंट पूछा होगा, बट नेक्स्ट एग्जाम में एडमिशन का ऑप्शन रिटायरमेंट रहेगा इसकी गारंटी नहीं, बिकॉज बोर्ड के पैटर्न में वैसे नहीं लिखा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इनमें से एक आधा ऑप्शन रख दिया तो चल जाएगा, प्रोवाइडेड तीनों बहुत अच्छे से किए हैं तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 परफेक्ट होने चाहिए तो 4th ऑप्शन हो सकता है, एल्स चारों करो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, उसमें से एक सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेथ, इश्यू, एनालिसिस एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन 4 विल बी आस्क्ड। उसमें भी क्वेश्चन 4 में 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एंड रिमेनिंग कॉम्बिनेशन किस में रहेंगे, क्वेश्चन 5 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यू कैन कीप मैक्सिमम इन चारों में से एक ऑप्शन, उधर चारों में से एक ऑप्शन, प्रोवाइडेड तुमने सच्ची में वो 3 चैप्टर जो भी तुमने किए बहुत अच्छे से किए कि जहां पे थोड़ी भी रिस्क नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऑनेस्टली मैं बोलता हूं कंप्यूटर अकाउंटिंग थ्योरी चैप्टर है, इसमें तुम्हें कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला कि ये 3 चैप्टर अच्छे से करो, बिकॉज ये राइट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओरिएंटेड रहेगा जिसमें तुम्हें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं इफ यू आर टारगेटिंग 80 on 80, 100 on 100 लाइक दैट।
उस केस में आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, राइट, मुझे थोड़ी भी रिस्क नहीं लेनी है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट ही करूंगा, इन दैट केस इट्स मेक्स मोर सेंस कि आप लोग किस पे काम करो, राइट, सब चैप्टर्स पे काम करो। दिस विल बी माय पर्सनल सजेशन। तुम्हें देखो वैसे भी ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर के करने, तुम किसको ऑप्शन रखो या ना रखो, सर हम डिसोल्यूशन ऑप्शन रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड आप उसके एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने लायक तो नॉलेज होना चाहिए, समझा क्या? एमसीक्यू करने लायक तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो क्लियर है? वैसे ही लिखा है। क्वेश्चन 6 प्रॉब्लम ऑन एनपीओ, क्वेश्चन 7 प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स, वही है। तो मैंने बराबर बोला है पैटर्न। तो एडमिशन को ऑप्शन रिटायरमेंट नहीं है, एडमिशन को कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। पेपर पैटर्न ना मेरे पास था, शायद से यही है। किया है क्या? ग्रुप पे है क्या या मुझे भेजा है? ये तुम्हारा ये आ गया बराबर ना? बराबर लिखा है, वही है। रिमेनिंग टू लिखा है ना उन्होंने, मतलब अच्छा उस वहां पे उन्होंने प्रॉपरली दिया है हर चीज का एनालिसिस। गुड, विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शंस। अब इसके आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होनी चाहिए। वैसे भी मैंने डिसोल्यूशन के लेक्चर्स शेयर ऑलरेडी किए, उसको ऑलमोस्ट अब 2-3 हफ्ते हुए होंगे, ठीक है। आप वो देख सकते हो, जिनको देखना है डेली एक देखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। यस, अब हम कैश फ्लो के एकदम एंड में, आज हमारा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। करें स्टार्ट? एवरीवन विथ मी, लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ग्रुप पे भी एक क्वेश्चन शेयर किया, ध्यान देना। द क्वेश्चन इज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018. This was illustration number 48, ठीक है। फ्रॉम द सीबीएसई का वो जो एक बुक है, फेमस बुक है, आईएससी का है, डीके गोयल का है, उसमें से, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तुम क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। सुराना बोल रहा है सर मैं आंसर नहीं लिखता, तो आप मुझे क्वेश्चन लिखने को क्यों बोल रहे हैं? ठीक है भाई, मत लिख, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। किधर था तू गायब इतने दिन से? 2 दिन में ही कैश फ्लो हुआ है। आगे, they have given you balance sheet and this is the actual format of balance sheet. This is balance sheet as per schedule 3 of the Companies Act 2013. You can see, right, particulars, note number मतलब उसके details, ठीक है। As at 31st March 18, as at 31st March 17. I hope दिख रहा है सबको? ध्यान देना। First heading is equity and liabilities. They have given you equities and liabilities. Shareholders funds. A, share capital. You can see पहले कितना कैपिटल था? 4,50,000 का कैपिटल था। अब कितना कैपिटल है? 5 लाख का। तो कैपिटल हैज इंक्रीज्ड। कितने से कैपिटल इंक्रीज हुआ है? कैपिटल हैज इंक्रीज बाय हाउ मच? 50,000। क्यों रे कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा? कोई मुझे बोल सकता है क्या? कैपिटल इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा? कंपनी के केस में
कैपिटल इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा? कंपनी मस्ट हैव इशूड द शेयर्स, फेस वैल्यू 50,000 के शेयर्स इशू किए होंगे, फेस वैल्यू 50, बिकॉज कैपिटल इज एट फेस वैल्यू ना, कैपिटल इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू। डज इट मीन कि हमें 50,000 रुपीज ही बैंक में मिले होंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं? कैसे ज्यादा मिल सकते हैं मैडम? 50,000 से तो कैपिटल बढ़ा है। देयर कैन बी प्रीमियम। यहां से ये पता चल रहा है कि मेरे पास, मैंने पहले 4,50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू किए थे। कितने? 4,50,000 फेस वैल्यू के मैंने क्या किए थे? शेयर्स इशू किए थे। कैपिटल इज अ फेस वैल्यू। एंड अब भी मेरे इस ईयर के एंड में 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू के, 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू के क्या है? कैपिटल अब भी है। मतलब पूरे साल में मैंने 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू किए। मे बी आई हैव इशूड देम एट 70,000, मे बी आई हैव इशूड देम एट 80,000, मे बी आई हैव इशूड देम एट पार 50,000। मतलब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज 1 लाख का कैपिटल था लास्ट ईयर में, इस ईयर में कैपिटल है 1,70,000। इट मींस तुमने 70,000 रुपए फेस वैल्यू के कैपिटल आपने इशू किया है, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम था लास्ट ईयर में, इमेजिन करो 20,000, एंड इस ईयर के एंड में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000। तो मुझे बोलो कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 70,000। एंड प्रीमियम कितने से इंक्रीज हुआ? तो कहने से मैंने 70,000 फेस वैल्यू के शेयर्स 1 लाख रुपए पे इशू किए, क्योंकि एंट्री आई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 70,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 30,000। समझा क्या? तो 70,000 का तो बैंक बैलेंस आया है, प्लस 30,000 का भी बैंक बैलेंस बना है। समझा क्या मैंने क्या बोला? थोड़ा दिमाग होना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं, जब तुम शेयर्स इशू करते हो, हमें कैश फ्लो ढूंढना है। मैंने ये नहीं बोला कि कितने के शेयर्स इशू के, कितने रुपीज मिले, वो मेरे लिए ज्यादा रिलेवेंट है। यहाँ पे दिख रहा है कि 70,000 रुपए से कैपिटल इंक्रीज हुआ है। अरे 70,000 रुपए के फेस वैल्यू का कैपिटल इंक्रीज हुआ है। बैंक में थोड़ी फेस वैल्यू आती है, कभी कभी इफ यू इशूड शेयर्स एट ए प्रीमियम, तो प्रीमियम भी बैंक में आएगा ना। तो एक्चुअल में तुमने कितने रुपीज रिसीव किए बाय इशूइंग द शेयर्स? 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो आएगा? 1 लाख रुपए आएगा। समझा क्या? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 30,000। समझा मैंने क्या बोला या नहीं? तो एक तो है कि चलो इधर जो दिख रहा है कि शेयर्स इशू हुए हैं, क्या दिख रहा है? शेयर्स इशू है। 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हो रहे, क्या इसे बोल सकता हूं? 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हुए। अगर ये कैश में इशू है तो ही कैश फ्लो है, कुछ अदरवाइज इशू हुए हैं तो इट इज नॉट ए कैश फ्लो। मशीनरी परचेस करने के लिए इशू हुए, गुडविल के लिए शेयर्स इशू हुए, परचेस कंसिडरेशन बोल के शेयर्स इशू हुए, तो उस केस में इट इज नॉट ए कैश फ्लो। देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट में डिटेल्स दिया होगा। 70,000 के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, इस ईयर के एंड में कितने के रिजर्व्स एंड सरप्लस है? 1,18,000। उसकी इंफॉर्मेशन आपको नोट नंबर 1 में मिल 31 मार्च 18, 31 मार्च 17। बिगिनिंग में कितने के रिजर्व्स एंड सरप्लस है? 70,000। दिख रहा है क्या 70,000 के रिजर्व्स एंड सरप्लस है? अरे यस और नो? और करंट ईयर के एंड में कितने के? उसका बाइफर्केशन दिया है। उस 70,000 में प्रीवियस ईयर के एंड में जो 70,000 है, उसमें जनरल रिजर्व कितने का था? 40,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है? 30,000। तो लास्ट ईयर में 70,000 के रिजर्व एंड सरप्लस है, उसका बाइफर्केशन क्या है? जनरल रिजर्व ऑफ 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 30,000। इस ईयर के एंड में जो रिजर्व एंड सरप्लस है कितने के? 1,18,000। उसमें से 48,000 क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस एंड 70,000 क्या है जनरल रिजर्व. यू कैन फाइंड देयर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसका मतलब क्या हो गया? कोई मुझे बोल सकता है? इसका मतलब है शेयर्स वर इशूड एट पार. ये अगर प्रीमियम है, दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रीमियम सेम है, मतलब ही शेयर्स वर इशूड एट पार. वो प्रीमियम पहले कभी का रहेगा? इस ईयर का तो डेफिनेटली नहीं होगा. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज हुआ है तो मैं बोलूंगा शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम चेंज ही नहीं हुआ है या सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, हाउ कैन आई से शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे बोलो ये जो कितना 4,50,000 से 5 लाख कैपिटल इंक्रीज हुआ, मतलब 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स तुमने कितने रुपीस पे इश्यू किए? 50,000 पे ही किए. एंट्री क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000. देयर इज नो प्रीमियम. समझा? कैसे मैंने डिसाइड किया कि शेयर्स फेस वैल्यू पे इश्यू हुए, पार पे इश्यू हुए या प्रीमियम पे इश्यू हुए? अरे समझा क्या? देख समझ में आना चाहिए चीजें देख के कि भाई बैलेंस शीट में चेंजेस हुए तो भाई एग्जैक्टली क्या हुआ ये समझ में आना चाहिए. तो आई मीन आई हैड इशूड द शेयर्स एट पार. क्यों? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द प्रीमियम. प्रीमियम है ही नहीं, चेंज होने का सवाल ये है. अरे समझा क्या? बट अगर सपोज ऐसे होता, इमेजिन करो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम होता, तो सपोज 10,000 का और यहाँ पे होता 90,000 का. इसका मतलब क्या हो गया? सपोज मान के चलो लास्ट ईयर में कितने का प्रीमियम था? 10,000. इस ईयर के एंड में कितना है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से इंक्रीज हुआ? मतलब शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 80,000. 50,000 के शेयर्स 80,000 के प्रीमियम पे इशू हुए, मतलब टोटल कितना पैसा आया? 50 प्लस 80 कितना आया? 1,30,000. एंट्री आई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000. कैश इनफ्लो कितना लेते हैं हम लोग? 1,30,000 लेते. कितना लेते हैं? 1,30,000. समझा क्या क्या बोला? ठीक है, नो इश्यूज. बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है. इसका मतलब शेयर्स वर इशूड एट पार. शेयर्स वर इशूड एट पार. पर अब एक सोचने वाली बात है, लास्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कितना बैलेंस था? 30. इस ईयर के एंड में कितना बैलेंस है? 48. लास्ट ईयर के जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 40. इस ईयर के एंड में कितना है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि जनरल रिजर्व में 40,000 का बैलेंस हुआ करता था, अब 70,000 का है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो मुझे बोल सकता है लास्ट ईयर जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 40,000. इस ईयर के एंड में 70,000. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, इस ईयर में हमने 30,000 के प्रॉफिट्स रिजर्व्स में ट्रांसफर किए. 30,000 हमने रिजर्व्स में इंक्रीज किए हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ध्यान देना, ये 48,000 के जो प्रॉफिट बचे हैं, दिस इज आफ्टर ट्रांसफरिंग 30,000 के रिजर्व्स. ले लो कैल्कुलेटर पे. 48,000 के प्रॉफिट्स बाकी है, बराबर. एड बैक दैट 30,000, 78,000. एक्चुअली तुम्हारे टोटल प्रॉफिट 78,000 होने चाहिए थे. उसमें से लास्ट ईयर के प्रॉफिट 30,000 है, -30. करंट ईयर में तुमने कितने प्रॉफिट कमाए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 48,000. कितना होगा? 48,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट ईयर में 30,000 का प्रॉफिट था तुम्हारा, इस ईयर में 48 का प्रॉफिट कमाया, टोटल 78 हो गया. उस 78 में से 30,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया, इसलिए 48,000 अभी बाकी है. समझा क्या? ओके. दिस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें दो बैलेंस है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज. ओके, ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हुए. ट्रेड पेएबल्स के चेंजेस किसके लिए यूज करोगे? कौन से कैश फ्लो ढूंढने के लिए ट्रेड पेएबल्स के चेंजेस यूज करोगे? कौन? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस. याद है? तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इंक्रीज.
ट्रेड पेबल्स हैव इंक्रीज, तो इट्स इनफ्लो और आउटफ्लो, इट्स ए इनफ्लो, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, इट्स ए इनफ्लो, गुड। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कौन सी प्रोविजन है वो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओ माय गॉड, गुड। लास्ट ईयर में कितने की प्रोविजन थी, इस ईयर के एंड में कितने की प्रोविजन है, लास्ट ईयर में 40,000 की प्रोविजन थी फॉर टैक्स, इस ईयर के एंड में 10,000 की प्रोविजन है, सॉरी कितने की, 50। तो लास्ट ईयर की जो प्रोविजन होगी इस ईयर में वो पेड हुई होगी, एंड इस ईयर की जो टैक्स की प्रोविजन हो कब पेड होगी, नेक्स्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 इस ईयर में पेड हुआ होगा, तो इस ईयर में जो टैक्स पेड हुआ है वो कौन सा होता है, लास्ट ईयर की प्रोविजन पेड हुई होगी, एंड इस ईयर की जो एंड की प्रोविजन है वो कब पेड होगी, नेक्स्ट ईयर में। तो 50,000 करंट ईयर की प्रोविजन होगी जो नेक्स्ट ईयर में पेड होगी, एंड लास्ट ईयर की जो प्रोविजन है वो इस ईयर में क्या होगी, पेड होगी। तो इफ यू रिमेंबर, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते थे, हम क्या करते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें पैट तो मिल गया था, आई थिंक इट वाज 48,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 48,000 प्लस प्रोविजन फॉर करंट ईयर, प्रोविजन एड बैक करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 48,000 प्लस 50,000, 98,000 से मेरा आंसर स्टार्ट होगा, एंड बाद में इनकम टैक्स पेड में कितना लूंगा, याद है ना, सबसे एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में, दैट विल बी 40,000। लास्ट ईयर की प्रोविजन इस ईयर में पेड होगी, इस ईयर की प्रोविजन ऐसे ही होता है इनकम टैक्स में, बिकॉज ईयर एंड होने पे हम प्रोविजन करते हैं और उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है, ठीक है। आगे, तो योर टोटल असेट्स वर, लायबिलिटी वाज 6,77,000 इन द लास्ट ईयर, इस ईयर में 8,17,000। असेट्स में चेंजेस देखते हैं, नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, ओके। फिक्स असेट में टेंजिबल असेट दिए और इनटेंजिबल असेट दिए, आप देख सकते हो। नोट नंबर 2 टॉक्स अबाउट टेंजिबल असेट्स, नोट नंबर 2 पे आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी लास्ट ईयर में, 2 लाख, इस ईयर के एंड में कितने की है, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के 2 रीजन हो सकते हैं, कोई मुझे बोल सकता है क्या, सेल या डेप्रिसिएशन। सेल है तो इनफ्लो होगा, डेप्रिसिएशन है तो इट्स नॉट इनफ्लो और आउटफ्लो, एक्चुअली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम एड बैक करेंगे बिकॉज इट इज नॉट ए कैश फ्लो इटसेल्फ। समझ में आ रहा है, तो सोचना पड़ेगा टेंजिबल एसेट पे क्या हुआ है। ओ माय गॉड, depreciation of 10,000 has been charged on plant, land and building। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है, 20,000। ओ माय गॉड, ले लो कैलकुलेटर पे, लास्ट ईयर में कितने का, लास्ट ईयर में कितने का प्लांट एंड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग था, 2 लाख, लास्ट ईयर में 2 लाख का था ना, और वो बोल रहे 20,000 का डिप्रेशन दिया, -20, 2 लाख -20,000, 1,80,000 रहना चाहिए, बट है कितना, ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 का लैंड एंड बिल्डिंग हमने क्या किया है, बेचा है। अरे यस और नो, नहीं समझा सर, नहीं समझा। 10,000 का लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेचा है, बट कितने पे बेचा है, कुछ लिखा है क्या, ओ माय गॉड, लेट मी चेक, नो इश्यूज। चलो प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, कितने की प्लांट एंड मशीनरी है, 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, अब कितने की है, 2 लाख। अच्छा, 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, तुमने कितने का डिप्रेशन दिया, 10,000 का, ले लो कार्ड पे, 80,000 का था, 10,000 का डिप्रेशन दिया, कितने का बचना चाहिए, 70,000 का बचना चाहिए, बट है कितने का, इसका मतलब क्या हो गया, 1,30,000 का परचेस हुआ, आउटफ्लो हुआ, 1,30,000 का क्या हुआ, आउटफ्लो। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे सेल ऑफ लैंड है 10,000 का, कितने पे हुआ है मुझे नहीं पता, प्रॉफिट लॉस अगर दिया होगा ना तो मैं ढूंढ सकता हूं, अगर वो मुझे प्रॉफिट लॉस बोलते हैं ना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि भाई कितने का क्या हुआ, राइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, इतना समझ में आना चाहिए कि मेरे पास 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, मैंने 20,000 का डेप्रिसिएशन दिया तो 1,80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग रहनी चाहिए, बट है 1,70,000 की, मतलब 10,000 बुक वैल्यू की लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बेची होगी। अगर मैंने 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 पे बेची होगी तो 5,000 का प्रॉफिट होगा, P&L के क्रेडिट पे रहेगा, एंड अगर मैंने 8,000 पे बेचा होगा तो 2,000 का लॉस होगा जो P&L में दिया होगा डेबिट पे।
बराबर। कुछ नहीं लिखा होगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 10,000 पे बेची, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉस से मैं सेल्स वैल्यू ढूंढ सकता हूं, प्रॉफिट से मैं सेल्स वैल्यू ढूंढ सकता हूं। अगर वो बोलते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 2,000 का लॉस हुआ है, मतलब 10,000 पे 2,000 का लॉस हुआ है, मतलब सेल कितना हुआ 8,000। अगर बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का मैंने बेचा है 3,000 के प्रॉफिट पे, मतलब सेल्स वैल्यू कितनी होगी 3,000 हो 13,000 होगी, कितनी होगी? और कुछ लिखा नहीं है तो फिर मेरे पास चॉइस क्या है कि 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 पे ही बेची, देर इज नो प्रॉफिट, देर इज नो लॉस, बट देर इज अ कैश फ्लो ऑफ 10,000। आगे कोई दिक्कत है? इंटेंजिबल एसेट में देखो 1,15,000 का गुडविल था और अभी कितने का है 90,000। ओके मतलब गुडविल कितना राइट ऑफ हुआ, कितने का 25,000 का गुडविल राइट ऑफ हुआ। गुडविल पे डेप्रिसिएशन है 25,000, समझा क्या? आगे मतलब ये सब P&L को डेबिट हुआ होगा, किसको डेबिट हुआ होगा P&L। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड ऑफ 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑफ 10,000 एंड गुडविल का डेप्रिसिएशन कितना 25,000 P&L में क्या हुआ होगा डेबिट। एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹20,000 हैज बीन पेड। कितने का डिविडेंड पेड हुआ है 20,000। दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। ये क्या होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। अरे यस और नो? देन इनकम टैक्स ऑफ ₹35,000। ओ माय गॉड, कितने का इनकम टैक्स था? प्रोविजन कितने की थी लास्ट ईयर में? प्रोविजन कितने की थी 40,000, बट तुमने पेड कितना किया 35,000। कितने की प्रोविजन अभी भी बाकी है? और इस ईयर के एंड में कितने की प्रोविजन है टोटल? तो इस ईयर में कितने की नई प्रोविजन बनी होगी 45,000। कितने की बनी होगी? तो प्रोविजन फॉर टैक्स नॉट 50,000। करंट ईयर की प्रोविजन 50,000 नहीं, करंट ईयर की प्रोविजन कितनी है 45। एंड करंट ईयर में टैक्स कितना पेड हुआ है 35। रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट इज 10,000। रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो। P&L को क्रेडिट हुआ होगा, हम वहां पे उसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, वो क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करें स्टार्ट? तो लिख लेना इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया है उन्होंने, जो भी रहेगा XYZ लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट cash flow statement for the year ended, उस ईयर के एंड में 31 मार्च 18। पर्टिकुलर्स रुपीज। इनर कॉलम रुपीज, इनर कॉलम रुपीज। ठीक है, लिख लेना। लिखो हो गया? करें स्टार्ट?
एक पेज ऑलमोस्ट रख देते हैं, 1-1.5 पेज रहने देना, फिर हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स समझाने के लिए, अरे यस और नो? सबसे पहले ध्यान देना, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The above portion is P&L, the below portion is profit and loss appropriation account. The above portion is P&L, the below portion is profit and loss appropriation account. धीरे धीरे समझेगा, अभी इन फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे हो और एक्चुअली ये डिटेल में है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एक P&L 5-6 लाइन का, अप्रोप्रिएशन 5-6 लाइन का निकाल दो, ठीक है। फिर एक और अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। करें स्टार्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ऑब्वियसली एक 5-6 लाइन का मैक्सिमम। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्यों रे? पता चलेगा कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, पांच छह लाइन मैक्सिमम। प्लांट अकाउंट, पता चलेगा क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, कितना डिप्रिसिएशन है, 5-6 लाइन का। गुडविल अकाउंट, जरूरत नहीं है बट फिर भी निकाल रहा हूं, गुडविल अकाउंट 4-5 लाइन। ओके, ठीक है, ठीक है, फिक्स एसेट के अकाउंट निकालें। एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल अकाउंट। अभी तक इतने बनाए, लगते हैं तो हम और बनाएंगे, देखते हैं। वर्किंग नोट क्यों? बिकॉज मैं पहले वर्किंग नोट डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। इतना तो समझ में आ गया कि कैपिटल हैज इंक्रीज फ्रॉम 4,50,000 टू 5,00,000 बिकॉज हमने शेयर्स इशू किए। 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स 50,000 पे इशू किए। कैसे पता चला कि 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स 50,000 पे ही बेचे? फेस वैल्यू पता चला कैपिटल चेन से, एंड प्रीमियम चेन से पता चलता है कितने के प्रीमियम पे इशू है। प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम मतलब मैंने 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशूड एट पार,
बराबर। रिजर्व एंड सरप्लस में देर आर टू, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो, राइट, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट भी ओपन करो। जनरल रिजर्व जरूरत नहीं है, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूं समझाने के लिए कि डबल इफेक्ट क्या है। ओके, करें स्टार्ट। जनरल रिजर्व में क्या बैलेंस, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर, नोट नंबर 1 में इधर उन्होंने बाइफर्केशन दिया, दिख रहा है का रिजर्व एंड सरप्लस। अरे यस और नो? ओपनिंग का रिजर्व 40,000 है, क्लोजिंग का रिजर्व 70,000 है। रिजर्व अकाउंट में आ जाओ, जनरल रिजर्व में बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का ओपनिंग बैलेंस था रिजर्व में? 40,000। डू यू एग्री विद मी? अपने पास 40,000 का रिजर्व था, रिजर्व से वो क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी से वो क्रेडिट बैलेंस, उतना तो दिमाग होना चाहिए। 2, क्लोजिंग में कितना बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच? अकाउंट टैली है या नहीं है? नहीं ना? इसका मतलब क्रेडिट पे एक मिसिंग फिगर है क्या? 30,000। What is this 30,000? This is reserves transfer from P&L. तो यहां पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कौन से अकाउंट से आएगा ये? अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। दिस इज ट्रांसफर टू रिजर्व। जो प्रॉफिट हमने साल भर में कमाए हैं उसमें से 30,000 के प्रॉफिट्स हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किए, इसलिए रिजर्व 40,000 से 70,000 हुए। समझा क्या? इधर बाय P&L अप्रोप्रिएशन है, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट पे आएगा 2, एक आधी लाइन रहने देना, 2 जनरल रिजर्व अकाउंट। समझा क्या? 30,000 के प्रॉफिट्स मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफर किए, 30,000 के प्रॉफिट्स मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफर किए। आई होप दिस इज क्लियर। अरे यस और नो? अब रिजर्व्स खत्म कर दो, टिक। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होता है, मैंने सिखाया तुम लोगों को। लास्ट ईयर के एंड में या इस ईयर के बिगिनिंग में 30,000 का P&L अप्रोप्रिएशन में बैलेंस था, ईयर के एंड में 48,000 का P&L का अप्रोप्रिएशन। लोगों को लगता है 18,000 का प्रॉफिट हुआ, गधे हो तुम लोग। अरे कुछ रिजर्व्स में गया होगा, कुछ डिविडेंड पेड हुआ होगा, वो सब होने के बाद 48,000 का प्रॉफिट बाकी है। समझा गया? तो चलो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास 30,000 का P&L अप्रोप्रिएशन में बैलेंस था लास्ट ईयर के एंड में, इस ईयर के बिगिनिंग में, और एकदम एंड में लिख देना इधर 2, एकदम एंड में लिखो 2, 2-3 लाइन रहने दो, कुछ नहीं होता है। 2 क्लोजिंग बैलेंस। अब कितना बैलेंस बाकी है? कितना? 40। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है क्या? 30,000 का प्रॉफिट हुआ करता था लास्ट ईयर का, इस ईयर में कुछ कमाया होगा तुमने, इस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो P&L से आएगा, एंड फिर तुमने 30,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया और अभी बाकी है 48,000। यहां तक क्लियर है? थोड़ा आगे पढ़ोगे क्वेश्चन में तो तुम्हें एक चीज दिखने को मिलेगी, क्या पता है क्या? दियर आर द कंटीजेंट लायबिलिटी, दिख रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट शोन इन द लायबिलिटी, इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नहीं आता है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या दी है देखो, प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का कितना प्रपोज डिविडेंड है? 50,000, एंड लास्ट ईयर का कितना प्रपोज डिविडेंड है? 40,000। ध्यान देना, अकाउंट्स फाइनल होने के बाद प्रपोज डिविडेंड होता है। यू हैव टू फाइनलाइज द अकाउंट्स। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, ये सब आप एनुअल जनरल मीटिंग में रखते हो और वहां पे आप बोलते हो कि हमें इतना, देखो इतने इतना प्रॉफिट हुआ है और हमें इतना डिविडेंड प्रपोज करना है, और वो प्रपोज आप जो
एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को करोगे, फिर वो अप्रूव करते, उसके बाद वो पेमेंट होता है। मतलब एक्चुअली ध्यान देना, तुम्हारा सपोज अकाउंटिंग ईयर था 20, अभी कौन सा चल रहा है 23-24 चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है 23-24। तो लास्ट ईयर का अकाउंट क्या था 20, इस ईयर के अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट इस ईयर में फाइनल होगी। डू यू एग्री विथ मी? एंड सपोज तुम्हारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई 31 जुलाई को। ये एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी ईयर के लिए हुई 20-23। यू हैव फाइनलाइज्ड द अकाउंट्स, आपने सब अकाउंट्स फाइनल किए, आपका नेट प्रॉफिट वगैरह सब आ गया। आप शेयर होल्डर्स को बोलते हो देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये P&L अकाउंट, ये बैलेंस शीट, इतना प्रॉफिट हुआ, एंड नाउ वी वांट टू प्रपोज द डिविडेंड फॉर दैट ईयर। हम लास्ट ईयर के लिए अभी डिविडेंड प्रपोज करें, आप एक्सेप्ट करना, हम तुरंत पे कर देंगे। मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड कब प्रपोज हो रहा है इस ईयर में। उसकी अकाउंटिंग एंट्री लास्ट ईयर में नहीं होती, उसकी अकाउंटिंग एंट्री करंट ईयर में होगी, क्योंकि तुमने जब तक तुमने प्रपोज करना बात अलग है, बट जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करते इट्स नॉट डिविडेंड। तो ध्यान देना 23-24 में जो डिविडेंड 23-24 का डिविडेंड, राइट, ध्यान देना इस ईयर में तुम लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज करोगे। मतलब ऑब्वियसली जब इस ईयर की बैलेंस शीट बन रही होगी, इस ईयर के बैलेंस शीट में डिविडेंड होगा ही नहीं। 22-23 का डिविडेंड पेड कब होगा 23-24 में, कभी बाद में पेड होगा, once the AGM is over, annual general meeting is over. So always remember, proposed dividend इस ईयर में एक्चुअली कौन सा डिविडेंड पेड होता है, करंट ईयर में कौन सा डिविडेंड पेड हो रहा होगा, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड। एंड इस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड कब पेड होगा, नेक्स्ट ईयर। एंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक डिविडेंड होता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। दो टाइप्स के डिविडेंड होते हैं। इंटरिम डिविडेंड उस ईयर का उसी ईयर में पेड होगा, बिकॉज इट इज बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रपोज करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पे करते। फॉर देम शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। जो फाइनल डिविडेंड होता है, जो एजीएम में अप्रूव होता है, राइट, ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोल रहा हूं, 22-23 के दो डिविडेंड हो सकते हैं। 22-23 के दो डिविडेंड हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरिम डिविडेंड एंड दूसरा हो सकता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड खुद 22-23 में पेड हुआ होगा, बिकॉज इट इज बिटवीन द टू मीटिंग्स, टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो 22-23 का इंटरिम डिविडेंड 22-23 में ही पेड हुआ होगा। पेड होने पे एंट्री आती है डिविडेंड टू कैश, एंड डिविडेंड जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड। बट इस ईयर का जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, ये कब प्रपोज होगा, नेक्स्ट ईयर में प्रपोज होगा। मतलब कौन सी ईयर में, 23-24 का, मतलब 22-23 का फाइनल डिविडेंड 23-24 में प्रपोज होगा, इसलिए उसको इस ईयर के इनके बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड पेड होगा नेक्स्ट ईयर। मतलब ध्यान देना, कभी भी ये क्या, राइट, अगर तुम डिविडेंड पेड देखते हो, इस ईयर में कितना डिविडेंड पेड हुआ ना, दो टाइप्स के डिविडेंड पेड हो सकते हैं। अगर कोई मुझे बोलता है तो 23-24 में कौन कौन से डिविडेंड पेड हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा फाइनल डिविडेंड ऑफ 22-23, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। किसी भी ईयर में दो डिविडेंड पेड होते हैं। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड जो प्रपोज हुआ था, जिसको तुम प्रपोज डिविडेंड बोलते हो, एंड सेम ईयर का इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पे ध्यान देना क्या लिया है, ठीक है। देखो आते हैं, तो लास्ट हम कौन से ईयर में, व्हाट इज आवर करंट ईयर, हमारा करंट ईयर है 17-18। ये कौन सा ईयर था, 16-17। तो ध्यान देना, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, 50,000। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, 50,000। ये कब पेड होगा, इस ईयर में पेड होगा, नेक्स्ट ईयर में पेड होगा, नेक्स्ट ईयर। इसकी अकाउंटिंग एंट्री आती ही नहीं, क्यों, बिकॉज ये प्रपोज्ड है। इसकी अकाउंटिंग, ये प्रपोज कब हुआ होगा, 17-18 खत्म होने के बाद प्रपोज हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या, 17-18 कंप्लीट होने दो, उसके बाद प्रपोज होगा, इसलिए उसकी अकाउंटिंग एंट्री 17-18 में नहीं आएगी। उसकी अकाउंटिंग एंट्री कब आएगी, पेमेंट की एंट्री आएगी 18-19 में। इस ईयर में जो डिविडेंड पेड हुआ होगा, प्रपोज होके पेड हुआ होगा, वो रहेगा लास्ट ईयर का 16-17, 42,000।
तो जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में proposed dividend is shown as a contingent liability, always remember. Final dividend becomes proposed first and फिर पेमेंट होता है. तो इस ईयर में 50,000 का डिविडेंड नहीं पेड हुआ है, इस ईयर में कौन सा डिविडेंड पेड हुआ है 42, उसकी एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक पे होने पे, एंड डिविडेंड किधर जाता है P&L अप्रोप्रिएशन. तो इस ईयर में जो डिविडेंड पेड हुआ वो 50,000 नहीं, वो कौन सा पेड हुआ 42. 17-18 में कौन सा डिविडेंड पेड हुआ 17-18 में 16-17 का फाइनल डिविडेंड पेड हुआ. 17-18 का डिविडेंड कब पेड होगा नेक्स्ट ईयर में पेड हुआ 18-19. समझ में आ रहा है क्या. तो ऑलवेज रिमेंबर फाइनल कोई भी ईयर उठाओ उस ईयर में 2 डिविडेंड्स पेड होते हैं, उसके खुद का इंटरम डिविडेंड एंड लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड. समझ में आ रहा है क्या. जब तक बुक्स फाइनल नहीं हो गए तब तक फाइनल डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते. तो बुक्स क्लोज हो गए, सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट फाइनल, सब कुछ फाइनल, उसके बाद डिविडेंड प्रपोज किया जाता है. अकाउंटिंग एंट्री नहीं डालते आप, लास्ट ईयर के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री नहीं आएगी, इसी ईयर में पेमेंट की एंट्री आएगी. फिर तो यहां पे ध्यान देना, तुम्हें दिखेगा कि हम 17-18 के कैश फ्लो कर रहे हैं ना, 17-18 का हम कैश फ्लो कर रहे हैं. कौन सी ईयर का कर रहे हैं करंट ईयर 17-18. तो 17-18 में कौन सा डिविडेंड पेड हुआ होगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ 16-17, वो कितना है 42. उसकी एंट्री आई होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड डिविडेंड किधर गया होगा फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपने वो डिविडेंड किस में डाला होगा P&L अप्रोप्रिएशन में. तो एंट्री आएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 42,000. तो यहां पे लिख लेना दिस इज फाइनल डिविडेंड ऑफ कौन सा ईयर है ऑफ 2016-17 ना 16. डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड, नहीं तो नहीं. समझा क्या. एंड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में आएगा. पेमेंट हुआ ना 42,000 का, सर फिर ये 50,000 का क्या, सर ये 50,000 का क्या, अरे इसका कुछ इस कैश फ्लो में कुछ आएगा नहीं. क्यों, इसका पेमेंट कब होगा नेक्स्ट ईयर. समझ में आ रहा है क्या. और लिखा है इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹20,000 हैज बीन पेड. इस ईयर में मतलब जिस ईयर का कैश फ्लो करे उस ईयर में कितना इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ 20. सेम ईयर का इंटरिम डिविडेंड सेम ईयर में पेड होता है, एंड लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इस ईयर में पेड होता है. समझ में आ रहा है. तो 20,000 पेड हुआ, तो एंट्री वही डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड डिविडेंड किधर जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं. डिविडेंड अकाउंट, इधर मैं क्या बोलूंगा इंटरिम डिविडेंड ऑफ, बोलो मुझे इंटरिम डिविडेंड ऑफ, इंटरिम डिविडेंड ऑफ बोलो मुझे 1780. तो 17-18 में 2 डिविडेंड पेड हो गए. कोई बोलेगा क्या 17-18 में कौन से डिविडेंड पेड हुए करंट ईयर 17-18 में कौन कौन से डिविडेंड पेड हुए लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड, जो किधर दिखता है कंटीजेंट लायबिलिटी में दिख रहा होगा, प्रपोज डिविडेंड बोल के दिख रहा होगा, एंड खुद 17-18 का इंटरिम डिविडेंड. समझ में आ रहा है क्या. अरे यस और नो क्लियर है. एंड ये दोनों आई थिंक 62,000 आ रहा है ना, ये कैश फ्लो आउटफ्लो है ऑफ विच एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब जाके तुम्हें पैट मिलेगा बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ करंट डे. चलो बैलेंस करो 30 + 42 + 20 + 48. डेबिट इज मोर यहाँ पे. हाँ बैलेंस भी कर दूंगा. बोलो 1,40,000 चेक करो. डेबिट इज 1,40,000 बराबर.
तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर आ गई? अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। लिख लिया क्या? बोलो मुझे। मेरे पास ऑलरेडी 30,000 पेंडल अप्रोप्रिएशन में थे लास्ट ईयर के। इस ईयर में 1,10,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसलिए मेरे पास टोटल कितने प्रॉफिट है? 1,40,000। कितने प्रॉफिट है? उस 1,40,000 में से 30,000 मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए। अब कितने प्रॉफिट है? 1,40,000 में से 30 गए, कितने? 1,10,000। फिर मैंने लास्ट ईयर का डिविडेंड इस ईयर में पेड किया। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इस ईयर में पेड किया। उस प्रॉफिट में से कितना है वो? 42। तो और 42 से प्रॉफिट कम हो गया। इस ईयर का इंटरिम डिविडेंड भी मैंने इस ईयर के प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया। वो कितना है? 20,000। तो अब मेरे पास कितने प्रॉफिट है? 48,000। तो प्रॉफिट में से दो चीजें होती है, एक तुम रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे या तुम डिविडेंड पे करोगे। जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में जाएंगे, कुछ प्रॉफिट डिविडेंड बोल के जाएंगे और बाकी प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन्ड होंगे। समझा क्या या नहीं समझा? क्या बोला? डिड यू गेट माय पॉइंट? अरे समझा क्या? देखो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? टू थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स, and remaining profits you plug back into the business. Are you getting my point? तो एक्चुअली प्रॉफिट कितने कमाए तुमने साल भर में? कमाए 1,10,000। लास्ट ईयर के कितने रिटर्न प्रॉफिट थे? 30,000। टोटल कितने प्रॉफिट है आपके पास? 1,40,000। उस 1,40,000 में से 30,000 आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर किए, 42,000 फाइनल डिविडेंड बोल के दिए, 20,000 इंटरिम डिविडेंड बोल के दिए। इसलिए अब तुम्हारे पास कितने प्रॉफिट बाकी है? 48,000। अरे समझा क्या मैंने क्या बोला? अरे यस और नो? सो ऑलवेज रिमेंबर, इन कोई भी ईयर ले लो, उसमें दो टाइप्स के डिविडेंड पेड होंगे, एक्चुअली पेमेंट होगा। एक लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड पेड होगा एंड करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड पेड होगा। फाइनल डिविडेंड इज शोन एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट बिकॉज वो बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद प्रपोज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज दिस इज विच ईयर? ऑनगोइंग ईयर इज 23-24। अगर आप रिलायंस की बैलेंस शीट वगैरह लोगे ना, तो तुम्हें उनके लास्ट ईयर का कौन सा, लास्ट ईयर कौन सा था बोलो मुझे? 22-23 का डिविडेंड। अकाउंटिंग ईयर का खत्म हुआ 31 मार्च 23 को, बट एजीएम कब हुई? जुलाई अगस्त सितंबर में कभी तो हुई होगी। तो एजीएम में उन्हें लास्ट ईयर का डिविडेंड जो प्रपोज किया होगा ना, वो कंटीजेंट लायबिलिटी में दिख रहा हो। समझ में आ रहा है क्या? अब बैलेंस शीट देखो कोई भी कंपनी की, अगर आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे ना तो तुम्हें मिलेगा। देखो तो कहां पे तो लिख लेना, इन एनी ईयर वी पे डिविडेंड, वी पे फॉलोइंग डिविडेंड्स इन एनी ईयर। कहां पे तो लिख लेना, पता होना चाहिए चीजें। इन एनी ईयर वी पे डिविडेंड, फॉलोइंग डिविडेंड। इन एनी ईयर वी पे फॉलोइंग डिविडेंड। तब तक मैं डाउनलोड करता हूं, ठीक है? इन एनी ईयर वी पे फॉलोइंग डिविडेंड लिख लेना। फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ सेम ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ सेम ईयर। तो अभी जो ऑनगोइंग ईयर है 23-24 अकाउंटिंग ईयर जो चल रहा है अभी, तो रिलायंस इस साल में दो डिविडेंड पे करेगा। 23-24 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में रिलायंस दो डिविडेंड पे करेगा। कौन से? लास्ट ईयर का इंटरिम, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड पेड करेगा, एंड अगर इस ईयर में कुछ इंटरिम डिविडेंड देते हैं तो वो पे करेंगे। तो दिस इज देयर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, ठीक है? अब वो ढूंढना पड़ेगा हमें, नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। इफ यू गो एंड चेक नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा तुम्हें। दे हैव डिक्लेयर द डिविडेंड, सो दैट्स, ये मुझे भी पता है। कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के होता है।
जहां पे लाइबिलिटी के सब खत्म हो जाते हैं उसके बाद। करंट लाइबिलिटीज हो गया, ओके, प्रोविजंस हो गए, रेवेन्यू वगैरह सब हो गया। लेट मी चेक। अर्निंग्स पर शेयर आ गया, एक्सेप्शनल आइटम, CSR, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक मिनट मैं जूम करता हूँ, 2 मिनट। कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल के सेक्शन रहता है, मतलब नोट्स रहती हैं, उसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट। ओ मिल गया। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, गारंटीज गिवन बाय द कंपनी, कमिटमेंट्स, ध्यान देना। क्यों नहीं दिख रहा है? आगे यहाँ तक इसको है ना मैं नोटेबिलिटी में लेता हूँ तो मिलेगा। सर्च करता हूँ। प्रपोज डिविडेंड, राइट? रिलायंस भी नहीं सर्च कर रहा, कैसे चलेगा? उनका तो नाम होना चाहिए ना। हाँ, सर्च, किधर दिख रहा है क्या तुम्हें? हाईलाइट होना चाहिए ना। हाँ वो मैडम वो इन्वेस्टमेंट का दिखा रहा है कि उनके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, वहां पे उनको कितना प्रपोज डिविडेंड अनाउंस हुआ है, समझा गया? वैसे ओ माय गॉड, देखो मिल गया। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट्स आफ्टर 31 मार्च के बाद, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है ठीक से पढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹9 पर fully paid up equity share of ₹10 each for the financial 2023। तो उन्होंने अलग से दिया है, प्रपोज डिविडेंड के अंडर के हेडिंग में नहीं दिया, अलग से दिया। वो क्या बोल रहे हैं? हमने इस ईयर में ₹9 पर शेयर डिविडेंड प्रपोज किया है।
आई होप दिस इज क्लियर. अरे यस और नो, दैट्स द आंसर. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. इट इज बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है, वो बिलो द बैलेंस शीट आइटम आता है. बिकॉज बैलेंस शीट बंद हो चुकी है, आपने बुक्स क्लोज की है, उसके बाद प्रपोज कर रहे हो ना, उसकी पेमेंट की एंट्री नेक्स्ट ईयर में आएगी. इस ईयर में जो प्रपोज हो रहा है, लास्ट ईयर का इस ईयर में प्रपोज होगा, तो पेमेंट जिस ईयर में होगा तब आएगा वो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही यहां पे भी बात हो रही है, ध्यान देना. मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हो, देयर वर राइट लास्ट ईयर 16-17 में जो प्रपोज हुआ था, 16-17 का जो प्रपोज हुआ था 42,000, वो इस ईयर में पेड होगा. करंट ईयर 17-18 का जो 50,000 पेड हुआ, वो नेक्स्ट ईयर में पेड होगा. समझ में आ रहा है? सो प्रपोज डिविडेंड जो दिखा जाता है लास्ट ईयर का इस ईयर में पेड हुआ होगा, वो 42. डिविडेंड पेमेंट की एंट्री आती है डिविडेंड टू कैश या बैंक, एंड फिर डिविडेंड अप्रोप्रिएशन का आइटम है, क्लोज किया जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड. तो ये हो गया, ये हो गया इंटरिम डिविडेंड डन. मिल गया तुम्हें प्रॉफिट अब? अरे समझा गया? तो यहां पे आ गया प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट बन गया तुम्हारा? 1,10,000. ये किधर आएगा? P&L के एंड में, टू पैट 1,10,000. बराबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. समझा गया? अब दे आल्सो गिवन यू प्रोविजन फॉर टैक्स. पढ़ो जरा आगे. अगर आप यहां पे आते हो, ये ठीक है, ये ठीक है. ट्रेड पेएबल्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दे आर गिवन यू प्रोविजन फॉर टैक्स. चलो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आओ. कहां पे तो बनाया था, यस, बाय ओपनिंग प्रोविजन, बाय ओपनिंग बैलेंस. कितने का ओपनिंग बैलेंस है रे? ओपनिंग बैलेंस कितने का है बोलो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स में? बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000. क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है उन्होंने, टू क्लोजिंग बैलेंस. बोलो मुझे क्लोजिंग बैलेंस. फोर्टी एंड बराबर. लास्ट ईयर की प्रोविजन करंट ईयर में पेड होती है, इस ईयर की प्रोविजन नेक्स्ट ईयर में पेड होती है. सेम लाइक प्रपोज डिविडेंड. खाली प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आता बिकॉज वो प्रपोज हुआ है. प्रोविजन फॉर टैक्स के सिवा तुम बुक्स क्लोज ही नहीं कर सकते. बुक्स क्लोज होने के बाद डिविडेंड प्रपोज होता है, बट बुक्स क्लोज होने के पहले टैक्स की प्रोविजन करनी पड़ती है. इट इज अ प्रोविजन एंड नॉट प्रपोजल. देखते हैं आगे उन्होंने लिखा है, अगर आप पढ़ोगे, इनकम टैक्स पेड जस्ट 35,000. भले ही प्रोविजन 40 की हो, पेमेंट कितना हुआ? तो जब तुमने प्रोविजन पे करोगे, एंट्री आएगी, टैक्स पे करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, पेमेंट हुआ 35,000. जब तुम प्रोविजन करते हो टैक्स की, एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स. क्या एंट्री आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. एंड जब तुम टैक्स पे करते हो, प्रोविजन टू कैश एंट्री आती है. समझा क्या? तो यहां से तुम्हें मिल गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड इन करंट ईयर. इस ईयर में कितने की प्रोविजन बनाई? 85 माइनस 40 कितना? इस ईयर में 45,000 की प्रोविजन. कुछ नहीं बोलते तो मैं बोलता 40 का 40 पेड हो गया, तो इसलिए क्लोजिंग में जो 50,000 है वो करंट ईयर की प्रोविजन है. बट मेरी लास्ट ईयर में 40 की प्रोविजन थी, बट आई पेड जस्ट बोलो 35, तो अभी भी वो 5,000 की प्रोविजन बाकी है. तो इस ईयर के एंड में 50 की टोटल प्रोविजन है, मतलब लास्ट ईयर की 5,000 और करंट ईयर की 45. ये आएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स. कितना रे? 45,000. सेकंड इफेक्ट. आई होप समझा होगा.
So what is profit before tax? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अरे यस और नो? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. स्टार्ट फर्स्ट. कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बराबर कह रहे? हमें स्टार्ट कहां से करना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. मिल गया क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 1,10,000 पैट प्लस 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर. टोटल कितना? 1 लाख. गुड. 1,55,000 इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अरे यस और नो? क्लियर है? सब चीजें इंटरलिंक्ड है. मतलब देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. हाउ द डिविडेंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. डिविडेंड पेमेंट होने पे P&L अप्रोप्रिएशन में आता है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे. टेंजिबल एसेट दो टाइप्स के ना. बोलो मुझे कौन कौन से? लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग की 2 लाख, क्लोजिंग की 1,70,000. चलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में आ जाओ. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग में कितने कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग? यू एग्री विद मी? दिया है उन्होंने. बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन हाउ मच? तुम्हारे हिसाब से 30,000 का डिप्रेशन होना चाहिए. पर उन्होंने क्या बोला है? कितने का डिप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन. तो एग्री विथ मी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग. कितने का डिप्रिसिएशन है? और डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है? डेप्रिसिएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग एंट्री आ गई. P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. P&L के डेबिट पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 20. P&L को डेबिट होगा विच इज नॉन कैश आइटम. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो ढूंढने के लिए एड बैक करना होगा. करेंगे डोंट वरी. ठीक है. फिर भी अकाउंट टैली नहीं हुआ है. यू कैन सी. क्यों रे? अभी भी कितना बाकी है? क्रेडिट पे 10 ना. तो बाय कैश आपने 10,000 पे लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी. बुक वैल्यू ₹10,000. सोल्ड एट 10,000. क्यों रे? अरे कुछ बोला नहीं. प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है? बोलते ना कि भाई इतना तो पता चल गया 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी. प्रॉफिट बोलो मैं सेल वैल्यू बोलूंगा. लॉस बोलो मैं सेल वैल्यू बोलूंगा. ना ही प्रॉफिट बोला है ना ही लॉस बोला है. मतलब 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 पे ही बेच. समझा क्या? बट अगर बोलते 2,000 का लॉस होता तो फिर यहाँ पे बाय कैश कितना आता? 8,000. एंड यहाँ पे आता बाय लॉस 2,000. एंड ये लॉस फिर डेबिट किधर होता? P&L में. एंड फिर वो वहां पे एड बैक होता क्योंकि P&L में डेबिट हुआ है. वो क्या वहां पे क्या हो जाएगा? एड बैक. एंड 8,000 ही इनफ्लो रहेगा. अगर वो बोलते कि नहीं 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 राइट 4,000 का प्रॉफिट हुआ है. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4,000. तो ये सेल वैल्यू कितनी होती? 14. कितना होता? 14. एंड वो डेबिट पे आता 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. और यहाँ का डेबिट P&L में क्या होता? वहां पे वो माइनस होता. ऑपरेटिंग माइनस होता. और कैश फ्लो में कितना आता? इन्वेस्ट एक्टिविटी में 14,000 आता. आई होप थोड़ा फर्क समझा होगा. इसलिए डेप्रिसिएशन कितना, सेल वैल्यू कितना, परचेस कितना हुआ. देखो कैश फ्लो ढूंढ रहे हम लोग. आगे कभी 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हुए इतना नहीं सोचा था. या इवन फाउंडेशन में हमने डेप्रिसिएशन किया. तो ये समझ में आना चाहिए इन चैप्टर का रिलेवेंस है. कहाँ पे ना कहाँ पे छोटे छोटे वर्किंग नोट के फॉर्म में ये चीजें आती है. कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो P&L में इसका कुछ इफेक्ट आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। अब वही एजम्पशन के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हर एक का कुछ भी एजम्पशन होगा फिर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 80 एंड नाउ 2 लाख। चलो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 80। क्लोजिंग कितना है? इसका मतलब अभी तो ऐसे दिख रहा है कि कितने का एडिशन है, अभी क्या दिख रहा है? 1,20,000 का एडिशन, बट एक्चुअल में वैसे नहीं है। क्यों? इज अ डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बोला? पढ़ो जरा इंग्लिश। 10,000 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट बाय डेप्रिसिएशन। कितना रे? 10। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? डेप्रिसिएशन कितना जाता है? P&L। बराबर। अब मुझे बोलो, फिर भी अकाउंट टैली नहीं हुआ है? क्यों? कितना हो गया ये? 2,10,000 ना? कितना आ गया बोलो मुझे? 1 लाख, मतलब 1,30,000 क्या आ गया? टू कैश यू परचेस, एडिशन ना रे, ये परचेस्ड है। आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, समझा क्या? फाउंडेशन में जब हम एनपीओ करेंगे तब यही अकाउंट बनाने हैं। फाउंडेशन में जब हम एनपीओ करेंगे वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, यही अकाउंट्स वहां पे भी करने पड़ेंगे। समझा क्या? ये अकाउंट क्यों किया? टू फाइंड आउट कितने की मशीनरी परचेज है, कितने का पेमेंट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेमेंट दिया होता तो डिप्रेशन ढूंढते। अरे भाई अगर ये पता होता तो डिप्रेशन मिलता, डिप्रेशन पता है तो क्या मिला है? पेमेंट मिला है। समझा क्या? नेक्स्ट, उसके बाद गुडविल है ना, ओपनिंग का 1,15,000, क्लोजिंग का 90। आ जाओ गुडविल अकाउंट में। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग का कितना है? 90 ना? हाँ, और क्लोजिंग का 90 है। कितना? 90 ना? बाय डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, जो बोलना है बोल मुझे। कितने का डेप्रिसिएशन आया मोरे? 25। ये बहुत हाई आईक्यू हो गया, ये चीजें तुम कर रहे हो। अगर जिनको समझ में आ रहा है दे कैन एप्रिशिएट देमसेल्फ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र बोर्ड में, बट रियल लाइफ में यू आर यूजलेस। ठीक है? यस, ठीक है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। जब आप कभी काम, स्टूडेंट है, जब तुम प्रोफेशनली काम करोगे ना और तुम बोलोगे ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती है, यू आर यूजलेस, योर वर्थ इज नेगेटिव। P&L को डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल कितना? समझा क्या? ये मैं क्यों कर रहा हूं? तुम्हें समझाने के लिए भाई कौन सा आइटम किधर गया है। आगे डेप्रिसिएशन के इफेक्ट मैंने सोच लिए। इंटरम इनकम, रेंट रिसीव्ड, क्या होता है रेंट रिसीव्ड की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, एंड रेंट रिसीव्ड कहां पे जाएगा? P&L क्रेडिट में जाएगा। बाय P&L का क्रेडिट में, बाय रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? अरे हम तो हमारा धंधा थोड़ी है रेंट में। हाँ, तो ये यहाँ पे माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और वहां पे क्या होगा? इनफ्लो बोल के ऐड होगा। कितना है रेंट रिसीव्ड? 10,000। क्लियर है? तो आई हैव टू स्टार्ट विथ पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब तक मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं मिलता तब तक मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढने के लिए मैंने क्या किया? P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान देना मेरा प्रोसेस क्या है। आई हैव टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ आई गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर। तो पहले मुझे पैट ढूंढने दो करंट ईयर का। पैट ढूंढने के लिए मैंने कौन सा अकाउंट बनाया मैडम?
P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ गया, राइट, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, राइट, हमने कितने का डिविडेंड पेड किया, प्रपोज नहीं बोल रहा हूं, कितना डिविडेंड पेड किया, कितना हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, उससे हमें पैट मिल गया। एक बार पैट मिल गया तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्स। वहां से मुझे पता चला कितने का डिविडेंड कितने का टैक्स पेड हुआ एंड कितने की प्रोविजन मैंने की। मुझे पेमेंट दिया था, वहां से मैंने प्रोविजन ढूंढी। कभी कभी प्रोविजन देंगे, पेमेंट ढूंढना पड़ेगा, दोनों में से एक देंगे, अरे समझा क्या। तो पेमेंट दिया था, वहां से मैंने प्रोविजन फॉर करंट ईयर ढूंढा, तो मेरे पास पैट आ गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स आ गई फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से, और मुझे मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। समझा क्या, हर अकाउंट का कुछ पर्पस है। करेक्ट स्टार्ट। तो चलो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो गया क्वेश्चन। चलो लिखो, अब क्या टाइम पास करना है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नहीं समझा तो चलता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बट जो मैंने लास्ट में सेंटेंस यूज किया ना, वो उस पर गौर करना। योर वैल्यू इज नेगेटिव। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, आप समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो, इन दैट केस क्या ऐसी भी चीजें होती है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जो P&L में डेबिट या क्रेडिट हुए हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमें मिल गया 1,55,000, मैंने स्टार्ट किया 1,55,000, समझा क्या, कैसे आया 1,10,000 प्लस 45। डिप्रेशन को क्या करना होगा मुझे, ये माइनस हुआ है, मुझे करना होगा ऐड डिप्रिसिएशन ऑन। एक एक बोलते चलो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रे आया था, 20,000 आया, मतलब उन्होंने दिया है। हाँ, फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया है क्वेश्चन में, बराबर। गुडविल 25,000 ना। देयर इज नो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, देयर इज नो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो RDD। समझा क्या, ओके। और क्या है, रेंट रिसीव्ड इज कैश फ्लो बट नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इट्स ए इन्वेस्टिंग। तो यहां से निकाल के उधर लेके जाना होगा, बराबर। लेस, बोलो मुझे, रेंट रिसीव्ड हाउ मच, 10,000। टेक द सब टोटल टू द आउटर, या इनर कॉलम में रहने दो। हाँ, ले लो कैलकुलेटर पे, चलो। मतलब टोटल बोलो 1,55,000 और होगा, ठीक है ना। डायरेक्टली 1,55,000 2 लाख हो गया क्या, हाँ चलेगा क्या, इसे लिखा तो। हाँ तो 1,55,000 प्लस 45 2 लाख से आएगा ना रे। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेट एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करो, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड इनफ्लो, वर्किंग कैपिटल इनफ्लोज ऐड करेंगे, आउटफ्लोज माइनस करेंगे। चलो, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आएंगे, बराबर। तो चलो मैडम, यहां पे ट्रेड पेएबल्स दिख रहा है क्या, करंट लायबिलिटीज में दिख रहा है क्या ट्रेड पेएबल्स, बोलो। ट्रेड पेएबल्स हैव इंक्रीज, 1,17,000 से कितने हुए, 1,51,50,000, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, इनफ्लो लिख लेना। ऐड में इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना रे, कितना 32,000, गुड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट लायबिलिटी में आ रहे, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने पैट से पीबीटी ढूंढने के लिए यूज किया है, समझा क्या। आगे तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में हम इसका
प्रोविजन ऐड करते हैं बिकॉज वो पेड नहीं है, टैक्स पेड माइनस करते हैं, समझा क्या? कैश फ्लो इज पेड एंड नॉट प्रोविजन, तो प्रोविजन ऐड किया और बाद में माइनस करेंगे टैक्स पेड। तो इसको वर्किंग कैपिटल में मत लेना, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा, समझा क्या? इन्वेंट्री करंट असेट इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इन्वेंट्री इन्वेंट्री इंक्रीज हुए, मतलब इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो, परचेस की होगी, आउटफ्लो, ठीक है। ट्रेड रिसेबल्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? रिसेबल्स इंक्रीज हुए, मतलब पैसे नहीं मिले हैं, मतलब क्या है? आउटफ्लो। दोनों लेस में, चलो लेस। पहले बोलो क्या है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इंक्रीज हो रहा है बोलो मुझे? इन्वेंट्री कितने से कितनी हो गई? 77,000 से 1,09,000 हुई है। 82 किधर है गधे? 32 कितना? 32 नेगेटिव। और लेस में क्या है? इंक्रीज इन ट्रेड डेटर्स। कितना रे मैडम? 50 कितने से कितना हुआ? 1,80,000 से 2,30,000, कितना? 50 क्या? और करंट एसेट में कैश एंड कैश बैलेंस है गधो, ये तुम्हारा आंसर होता है, ये तुम्हारा क्या होता है? आंसर। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो है ना करंट लायबिलिटी में, ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स वहां पे ऐड की होगी करंट ईयर की, एंड टैक्स पेड बाद में माइनस करेंगे, डोंट टेक इन वर्किंग कैपिटल, समझा क्या? आगे मिल गया। अब इसको इनर कॉलम में बोलो मुझे, इनर कॉलम में 2 लाख 1,50,000 आएगा, इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर की जगह आ गया आफ्टर। हाउ मच? अब लास्ट आइटम बाकी है क्या? इनकम टैक्स पेड। कितना रे इनकम टैक्स पेड है? प्रोविजन फॉर टैक्स में मिलेगा तुम्हें इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ कितना? आउटर कॉलम में। क्या बोल के आउटर कॉलम में लोगे? नहीं समझा सर? नहीं समझा। कितना आ गया बोलो मुझे? 1,50,000 माइनस 35, 1,15,000। इसको क्या बोला जाएगा? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फाइनल कैश फ्लोज आ गए। मुझे थोड़ा यहाँ पे एक शायद से एक पेज ऐड करना होगा, मैं वो ऐड कर देता हूँ। ऐड पेज, जबरदस्त, ध्यान देना। अरे ये सुनो मोरे, समझा गया? लिखो। इसमें अगर किसी को डाउट है तुरंत पूछो, अगर इसमें किसी को डाउट है तुरंत पूछो। मैं बोलता हूं 100% नहीं समझा तो चलेगा, 20-30% इज ऑल्सो एन इंप्रूवमेंट। 30-40% is also improvement. You have to put pressure on your brain. Your brain is elastic in the nature. मिल गया ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब दूसरा क्या ढूंढना है? इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। आ जाओ, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट में जो चेंजेस है वो इसमें आ जाएंगे, बराबर ना? फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस है और उसकी वजह से जो इनकम वगैरह हुई है वो इसमें आ जाएगा, बराबर? चलो मैडम, फिक्स एसेट क्या आते हैं? टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट। चलो टैंजिबल एसेट क्या है बोलो मुझे? टैंजिबल एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग परचेस हुई या सेल हुई? कितने पे सेल हुई? 10,000 की लैंड 10,000 पे ही सेल हुई, इनफ्लो है, बराबर? तो लिखो उसमें सेल ऑफ लैंड। ओ माय गॉड, 10,000। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंजेस है क्या डिप्रेशन के सिवा? हाँ सर, 1,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेस हुआ। परचेस हुआ मतलब क्या है? आउटफ्लो, समझा क्या?
परचेस ऑफ प्लांट कितना रहे 1,30,000 निगेटिव ना पेमेंट हुआ है। गुडविल कुछ परचेस अगर हुआ है क्या गुडविल राइट ऑफ हुआ है। अच्छा इन फिक्स असेट्स है इन्वेस्टमेंट पे कुछ इनकम वगैरह है क्या हाँ क्या है रेंट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड है डिविडेंड पेड है रिसीव्ड नहीं है इंटरेस्ट रिसीव्ड है नहीं कितना रे रेंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट पे था देखो या इधर भी दिखेगा तुम्हें कितना 10,000 तो व्हाट इज योर फाइनल एक्चुअली आउटफ्लो आया है कितना आउटफ्लो आया नेट 1,10,000 आई होप दिस इज क्लियर इज इट 1,10,000 अरे यस और नो थर्ड एक्टिविटी क्या है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें लोन्स शेयर कैपिटल उसमें जो चेंजेस थे ओवरड्राफ्ट या चीजें आ जाएगी यानी उनके रिलेटेड आइटम्स चलो मैडम कैपिटल में चेंजेस हुए ना कैपिटल इंक्रीज हुआ है कितने से 50 इशू ऑफ शेयर्स एट पार इशू ऑफ शेयर्स एट पार क्यों बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं है 50,000 अरे ऐसा नो और क्या ओके लोन कुछ नहीं है डिबेंचर्स वगैरह नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है डिविडेंड पेड लिख लेना proposed dividend of previous year is paid in the current year right लिख लेना dividend of last year ये जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं पेड इन करंट ईयर बाद में तुम्हें क्लियर हो कि भाई प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना एक साल लेट पेड होता है इस ईयर का प्रपोज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पेड होगा ऐसे समझ में आ रहा है जो ईयर फाइनल हुआ है उसका प्रपोज डिविडेंड उसके नेक्स्ट ईयर में पेड होता है वो कितना था वो पेड एप्रोप्रिएशन में दिखेगा ना डिविडेंड पेड कितना है 42 एंड सेम ईयर का डिविडेंड सेम ईयर में पेड होता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड पेड कितना तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट क्यों नहीं बनाया ऐसे अकाउंट होता ही नहीं क्यों बनाओ प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है अकाउंट होता तो बैलेंस शीट में दिखता तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट क्यों नहीं बनाया बनाया ना डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड P&L अप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड डिविडेंड पेड अकाउंट रहता है प्रपोज डिविडेंड वगैरह ऐसे कोई अकाउंट नहीं रहता बिकॉज इट इज नॉट ए प्रोविजन इट्स ए कंटीजेंट लायबिलिटी समझा क्या ये पेमेंट है ना दोनों निगेटिव दिखाने चाहिए और कुछ है क्या आइटम आई थिंक नहीं ना कितना ओवरऑल आउटफ्लो हुआ फाइनेंस एक्टिविटी में हाँ अरे बराबर क्या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,15,000 का इनफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1,10,000 का आउटफ्लो हुआ है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 12,000 का आउटफ्लो है टोटल इंक्रीज इन कैश या डिक्रीज इन कैश है डिक्रीज लिख लेना देयरफॉर नेट डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना निगेटिव आ रहा है क्या 7,000 ओ माय गॉड मतलब साल भर में ये पूरे जितने भी पूरे साल में ट्रांजैक्शन हुए ओवरऑल 7,000 की कैश कम हुई है ओपनिंग में जितनी कैश होगी उससे 7,000 कम क्लोजिंग में बचेगा ओपनिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जरा आ जाओ कितना था 25,000 था ना कैश कितना था कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था 25 और 7,000 से कम हो गया तो क्लोजिंग में कितना होना चाहिए 18 है क्या 18,000 है क्या 18,000 हो गया आंसर टैली अरे समझा क्या एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग कितना 25,000 था, उसमें से 7,000 कम हो गया साल भर में। जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने इनफ्लो है आउटफ्लो है, 7,000 ओवरऑल बेसिस पे कम हो गया। क्लोजिंग में कितना होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तुम्हारा आंसर टैली होगा बैलेंस शीट के साथ, होगा मतलब होगा। एट एंड हाउ मच? 80। दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तू समझा क्या? ओपनिंग में 25,000 की कैश थी, एंड में 18,000 की कैश है, मतलब 7,000 की कैश क्यों गई, किधर गई, कैसे गई, उसके बारे में बात हो रही है। नहीं समझा? ओ माय गॉड। एकदम मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। ओके, ये क्वेश्चन है ना, महाराष्ट्र बोर्ड में आएगा तो राइट। जो हमारा सपना है कि सब पास हो जाए, लिटरेसी रेट बढ़े, वो कम हो जाएगा। सो दे विल नॉट नेवर आस्क, डोंट वरी। बट एक मुझे समझाना था कि एग्जैक्टली हम करते क्या है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, हाँ फाउंडेशन में वगैरह ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है, बट एक थॉट प्रोसेस जनरेट होनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कि भाई क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट यू शुड बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली क्या है। एक देखता हूँ, अगर होमवर्क के लिए मैं दे सकता हूँ तो। टू मी ए मिनट। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब पी एंड एल होता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। और तुम्हारे एज के बच्चे सीबीएसई आईएएस वाले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि क्योंकि वो उनके सिलेबस में, सो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टडी। और चीजें सीखने से आती हैं, तुम पढ़ो, कभी सीखने का एटीट्यूड ही नहीं रहेगा तो अब सर एट द एंड सर मार्क्स नहीं मिलते। अगर हर चीज मार्क्स के लिए सीखोगे ना तो यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ, बिकॉज मार्क्स के लिए जो सिखाया जाता है वो रियल लाइफ में कभी नहीं होता है। इधर अगर वो करोगे तो रियल लाइफ में फेल होगे, एंड रियल लाइफ के लिए जाओगे तो एग्जाम में फेल होने के ज्यादा चांसेस। यू हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ऐसे होना चाहिए कि दोनों पता होने चाहिए। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर वन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, अब भी कर देता हूं, ठीक है। उसका आंसर भी है, मतलब खाली फाइनल आंसर है, ऐसे डिटेल वाला नहीं है। यू कैन ट्राई दैट एट होम। कल 4 ही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, हर क्वेश्चन को 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। 20-25 मिनट में महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन खत्म होंगे। 4 क्वेश्चन है, 2 इलस्ट्रेशन दो,
एक बार चाहिए तो इलस्ट्रेशन तुम देख के आ जाओ, तुम्हें समझेगा कि मैंने क्यों ऐसे बोला। बट ठीक है, ओके ओके चलेगा। तो आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विथ यू, घर पे एक बार ट्राई करो, आ जाएगा। इतने भी गधे नहीं हो तुम लोग कि नहीं कर सकते, ठीक है। आई बिलीव इन यू प्रोवाइडेड यू बिलीव यूर सेल्फ। मैं तुरंत क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, देयर आर टोटल 2 क्वेश्चंस। मैं हिंट भी शेयर कर रहा हूं, उसके साथ एक हिंट है, ठीक है। यस, थैंक यू। कल नहीं नहीं एक सेकंड, नहीं हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। कल आई थिंक फाउंडेशन भी रहेगा ना, हाँ। तो कल मेरा इको रहेगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय 12th मैथ्स ना, 12th मैथ्स होगा क्योंकि मेरा 11th रहेगा, तो 12 मैथ्स रहेगा परसों, राइट। फाउंडेशन एंड 12th अकाउंट्स रहेगा, परसों हम खत्म करेंगे। इन बिटवीन आई एम शेयरिंग 2 होमवर्क क्वेश्चंस, एक बार देख लेना। अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। यस, थैंक यू। और ये जो सिखाए क्लास में रहने दो, बाहर मत बोलना, क्योंकि बाहर या तो तुम्हें बेवकूफ बोलेंगे या बहुत स्मार्ट बोलेंगे, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। थैंक यू।